Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. CA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की एमटीपी 1 एंड एमटीपी 2 के जितने भी एमसीक्यूज है एंड जितने भी इंपॉर्टेंट मिस्टेक एरियाज है उसको हम क्विकली एक ही वीडियो में इस वाले में हम कवर करेंगे। अब रही बात सर इसका पीडीएफ, वैसे तो सबके पास होता ही है, आईसीआई के बीओएस के साइट से निकलता है, बट आई विल स्टिल पुट इट ऑन द ड्राइव लिंक। ड्राइव इट इज अवेलेबल ऑन अवर टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम के टच में रहना क्योंकि उसमें बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी आईडीटी के लिए आती रहती है। तो फटाफट से स्टार्ट करते आ जाओ। विल बी वेरी क्विक इन अवर अप्रोच। पहले केस वी विल स्टार्ट विद एमटीपी 1 फर्स्ट। केस सिनेरियो नंबर 1। अब थोड़ा सा इसमें ये भी ध्यान देना कि सर हाउ एम आई रीडिंग द क्वेश्चन, कहाँ हमें पूरा ध्यान देना है, कहाँ हमें थोड़ा सा जस्ट स्किम थ्रू करना है, देन वी विल सी द क्वेश्चन एंड देन वी विल गेट बैक टू द केस स्टडी। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट करते आ जाओ। दीनल पटेल इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रेगुलर स्कीम। एक मिनट। Regular scheme in Delhi. He is engaged in the supply of various goods services, having its agent network also. अगस्त मंथ के लिए मेरे यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई है, उसके बाद सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे कुछ मेरे पास ट्रांजैक्शंस दी हुई है। ठीक है, ऑल दी अबाउ वैल्यूज आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेर एवर एप्लीकेबल। ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज ये वाले एरियाज है जो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक रेंटल का ट्रांजैक्शन है, उसके बाद यहाँ पे एक सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन है, उसके बाद यहाँ पे दिसंबर मंथ में हायरिंग ऑफ सर्विस हुई है। ठीक है, वी विल सी स्लोली। ठीक है, assume all the days covered are working days, all the supplies are intra, based on the information choose the most correct and appropriate answer। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस हमने लोड करके रखे यहाँ पे। जो इसमें ना पहले आपका जो आईसीए ने सॉल्यूशंस निकाले थे उसमें कुछ चेंज आ चुका था। दे हैड इशूड अमेंडमेंट ऑफ द सॉल्यूशंस इन, कह सकते हैं गलतियां थी उसके अंदर, तो वो अब रिजॉल्व है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस वो कह रहे हैं, मतलब मेरे साइड से जो मैंने सप्लाई करी है अगस्त मंथ में, और जो मेरी सप्लाई है मतलब टैक्सेबल इवेंट को पूरा करती है। तो अगस्त मंथ में आ जाते हैं। मेरे पास अगस्त मंथ का ये दिया है डेटा, लेट्स सी। He gifted a watch worth 50,000 to Mr. Banerjee, an employee. No other gift was presented during the year. Schedule number 1, पैराग्राफ नंबर 2 में ये रिलेटेड पर्सन है, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब गिफ्ट देता है वी हैव अ लिमिट ऑफ 50,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर, वो उसके अंदर ही है, तो यहाँ पे ये सप्लाई नहीं बनेगा। फ्री ट्रेनिंग, फ्री मतलब स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करो, फ्री मतलब देयर इज नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन मतलब शेड्यूल नंबर 1। ही प्रोवाइडेड फ्री ट्रेनिंग ऑन ई इनवॉइस एंड ई वे बिल टू ऑल इट्स एजेंट, मतलब सोल एजेंट नहीं है, ये रिलेटेड पर्सन नहीं है। शेड्यूल नंबर 1 के लिए ये रिलेटेड पर्सन नहीं है। और ये बोल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्रोवाइड करी है, वैल्यू ऑफ द ट्रेनिंग वाज 1 लाख। सर पैराग्राफ नंबर 2 तो नहीं लगेगा, पैराग्राफ नंबर 3 लग सकता है क्या, एजेंट वाला? नहीं, वो गुड्स के लिए लगता है, ये सर्विसेज है। तो यहाँ पे आपका कहीं पे भी शेड्यूल नंबर 1 जो है वो नहीं लगा। शेड्यूल 1 नहीं लगा तो ये सप्लाई नहीं बनेगा, तो इसका आंसर आना चाहिए नील। नीचे तो सितंबर और बाकी दिसंबर का डेटा दिया है, एक बार यहाँ पे भी चेक कर लो। ये अक्टूबर मंथ का है, मंथ्स ढंग से चेक करने हैं। ये आपका जून का, ठीक है। सो यहाँ पे और तो कुछ आएगा नहीं, सो दिस शुड बी नील। फर्स्ट का आंसर आएगा डी। ठीक है, दो दो कर लेते हैं, देन विल चेक द आंसर्स। द अमाउंट ऑफ टीडीएस अंडर जीएसटी लॉ विदाउट बाइफर्केशन दैट विल बी डिडक्टेड अगेंस्ट द सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर विल बी। सितंबर मंथ में वो मेरे से टीडीएस का एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, तो आ जाओ जरा सितंबर मंथ पे। ये है मेरा सितंबर मंथ, लेट्स सी। Supplied printed books and printed postcard to West Delhi Post Office out of the total contract value of 972. Contract value for supply of books exempt जो है that is 7 lakh and supply of printed postcard that is taxable is 272. So our focus is on the contract value of the taxable वाला part. तो taxable वाला part जो है वो है 272 and as I saw this is inclusive of GST. तो 272 में से मुझे GST जो है वो हटाना पड़ेगा। सर GST का रेट क्या है? GST के रेट में कुछ चेंज हुआ है क्या? जीएसटी का रेट ये कह रहा है चेंज हुआ है, तो ये अक्टूबर में जाके चेंज हुआ है 12 से 18, तो 12% पे अपन फोकस करेंगे ना, क्योंकि अक्टूबर में हुआ है ये, हम तो सितंबर की बात कर रहे हैं। तो इसमें से अगर मैं 112% कर दूं तो दिस विल कम आउट टू बी 2,42,000। 2,42,000 मतलब ये 250 एक्सीड नहीं करेगा। अगर टैक्सेबल वाला पार्ट 250 को एक्सीड करता तो मेरा टीडीएस का इंप्लीकेशन आ जाता है, यहाँ पे नो टीडीएस। Supplied service of maintenance of street light in municipal area of Delhi. And activity is with respect to the function entrusted to a municipality under 243W because this is one of the conditions। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अरे बाबा, एंट्री नंबर 3A, सर्विसेज टू गवर्नमेंट के अंदर कॉम्पोजिट के अंदर गुड्स का वैल्यूएशन 25% आपको चेक करना है, बट द एक्टिविटी शुड बी रिलेटेड टू सम फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W और अ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट है एमसीडी के साथ। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द
रिप्लेसमेंट ऑफ द लाइट्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई। आईसीए ने सितंबर वाले में ऐसा लिख के दिया था कि सर्विसेज इज नॉट मोर देन 25%, तो वो 25% पे ध्यान नहीं देना है, गुड्स का चेक करना है, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो भैया टीडीएस का मतलब नहीं आएगा। सप्लाइड सर्विस ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र भवन इन दिल्ली, एंड हम कौन है सर, हम भी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो हमने एक दिल्ली में ही सप्लाई दी है। ये आपका 12/3 के अंदर इंट्रा दिल्ली का बन जाएगा, पर ये है किसका, ये आंध्र भवन जो है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि रजिस्टर्ड आंध्र प्रदेश में ही है। आंध्र प्रदेश के साथ प्रॉब्लम नहीं है, आंध्र प्रदेश वाला दिल्ली में अब रजिस्टर्ड नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखना, इट इज रजिस्टर्ड ओनली इन आंध्र प्रदेश, तो इसके साथ भी मेरा टीडीएस का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। क्यों, सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो कहता है दैट इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन वन स्टेट विच इज अदर देन द रजिस्ट्रेशन स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, तो वो बेचारा यहाँ पे कैसे टीडीएस डिडक्ट करेगा इंट्रा का, वो 1% और 1% टीडीएस कैसे डिडक्ट करेगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इनकन्वीनियंस हो जाएगा, नो टीडीएस। तो इसका आंसर आएगा आपका निल, दिस शुड कम आउट टू बी निल, ठीक है जी। तो फर्स्ट का डी और सेकंड का ए, फर्स्ट का डी और सेकंड का ए, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू भरत फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर विल बी, अक्टूबर आजा भैया, भरत कौन है तू, आजा इधर। मिस्टर धिनल रेंट्स आउट अ कमर्शियल बिल्डिंग ओन्ड बाय हिम टू भरत, तो कोई एग्जेम्पशन तो है नहीं, तो टैक्स लगेगा, कमर्शियल बिल्डिंग है। फॉर विच ही चार्जेस 19,50,000, ऐड करो 19,50,000। मिस्टर धिनल पेज मेंटेनेंस चार्ज ऑफ 1 लाख as charged by the local society, these have been reimbursed to him by the भरत, भरत ने मुझे वो पे रीइंबर्स कर दिया, मतलब भाई भरत ने मुझे पे कर दिया, अरे भरत ने मुझे वो पे किया, इट इज अ प्राइस पेड और पेबल, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 बेसिक कंडीशन इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, दैट इज द प्राइस पेड और पेबल, तो मुझे ऐड करो। देखो एक्स्ट्रा एनालिसिस करने जाओगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होएगा, सिंपल रखो, उन्होंने मेरे को रीइंबर्स कर दिया तो मेरे लिए प्राइस पेड और पेबल है। Also, Dhinal paid municipal tax of 2,85,000 which he has not charged from Bharat. मैंने भरत को चार्ज नहीं किया, 15(2)(a कहता है the other taxes if they are charged, वो प्राइस पेड और पेबल तो होने चाहिए ना, ये नहीं है, ये मैंने अपनी जेब से दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर आएगा 20,50,000, 20,50,000 डी आंसर आएगा। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी रेट फॉर सौराष्ट्र एसोसिएट्स, आ जाओ भैया, सौराष्ट्र एसोसिएट्स कहाँ है, ये देखो इस पे आओ। Mr. Dhinal entered into a contract for supply of service with Saurashtra on 1st June. He commenced the provision of service on 5th June and completed on 10th October. Invoice on 20th October. He received the payment by check on 15th. Entered in the books on same day. Amount was credited on 18th. अच्छा, GST चेंज हो गया। सेक्शन 14, अरे सेक्शन 14 चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स, तीन में से दो चीजें मेजोरिटी विंस, जिस दिन आपका सप्लाई वो हुआ है, प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ है, वो आपका कभी भी आंसर नहीं बनता। याद है ना वो एक छोटा सा एक क्विक हमने वो देखा था, छोटा सा चार्ट, ठीक है। सो दैट यू हैव टू अप्लाई हियर, एक बार फटाफट से देख लेते हैं, बिफोर आफ्टर का प्लॉटिंग कर लेते हैं। मेरा चेंज कब हुआ है, 16 अक्टूबर को मेरा चेंज हुआ है, 16 अक्टूबर को मेरा 12 से 18% हुआ है। अब जरा डेट्स की प्लॉटिंग करो अच्छे से, गलती मत करना। काम कब खत्म हुआ, 10th ऑफ अक्टूबर को, काम कब खत्म हुआ, 10th ऑफ अक्टूबर को सप्लाई हुआ। इनवॉइस कब इशू हुआ, 20th ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। ही रिसीव द पेमेंट ऑन 15th अक्टूबर, बट अमाउंट क्रेडिट हुआ है 18th अक्टूबर को। रिसीव, ये जो रिसीव पेमेंट बाय चेक एंड एंटर्ड इन द बुक्स जो हुआ है वो 15th अक्टूबर को हुआ है, और एक्चुअल पैसा 18th को आया है। विच एवर इज अर्लियर अपने को लगाना है 15th, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन चेक करनी होती है, द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन द बैंक विद इन 4 वर्किंग डेज, विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। तो अगर आप 16 के आगे 17, 18, 19, 20, यस, क्या उसमें मेरा पैसा आया, 18 अक्टूबर को मेरे बैंक में पैसा आया, तो इसीलिए विच एवर इज अर्लियर विल स्टे ट्रू, इट विल होल्ड हियर। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा मेरा, जल्दी बताओ, ठीक है। ये बनेगा मेरा 15th ऑफ अक्टूबर, दिस विल बी माई 15th ऑफ अक्टूबर, दैट इज माई पेमेंट। अगर ये 18 की जगह 28 होता तो मुझे 28 लेना पड़ता, ठीक है ना। सो 10th, 15th और 20। अब देखो विच एवर इज तीन में से दो चीजें कहां फॉल कर रही है, प्री फॉल कर रही है। आपको तीन चीजें कौन सी देखनी है, सप्लाई, पेमेंट और इनवॉइस। अब ये 2 आउट ऑफ 3 विंस, तो प्री आंसर बनेगा, लेकिन प्री में एग्जैक्टली डेट क्या पिक होगी, सप्लाई का आंसर कभी भी नहीं बनता, सप्लाई इज नेवर द आंसर, तो आंसर विल बी
15 अक्टूबर। सर अगर मेरा पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट प्री या पोस्ट में फॉल करता तो विच एवर इज अर्लियर, यू नो दिस राइट। चलो तो मेरा आंसर बनेगा 15 अक्टूबर और मेरा प्री 12% लगना चाहिए। 15 अक्टूबर प्री 12% लगना चाहिए। तो मेरा थर्ड का डी एक बार चेक कर लेते हैं और फोर्थ का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम सन लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू इवेंट हेल्ड इन बेंगलोर कर्नाटक एंड जापान। अब कौन सा इवेंट है भाई? सन लिमिटेड, आ जाओ सन लिमिटेड। ये देखो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर मिस्टर धिनल हायर्ड द सर्विसेज ऑफ सन लिमिटेड एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर ऑर्गेनाइजिंग 2 इवेंट्स। अब देखो सिंपल केस है, दिल्ली की है, दोनों स्ट्रक्चर थिंकिंग करो। सर्विस का केस है, या तो सेक्शन 12 लगेगा या तो सेक्शन 13 लगेगा आईजीएसटी का, नॉट सीजीएसटी का। दोनों इंडिया में है, सेक्शन नंबर 12 लगेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है तो 12(7) लगेगा। B2B का केस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट लगेगा। और हम कहा के हम है भैया दिल्ली के, तो इसमें दोनों का आंसर क्या बनेगा? दिल्ली। ठीक है, दोनों का आंसर क्या बनेगा? दिल्ली बनेगा। नेक्स्ट पे आओ। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर किधर है भाई? ये है ना सितंबर, आ जाओ। ये वाला एग्जाम्प्ट है, कौन सा है? देखो बुक्स वाला एग्जाम्प्ट है, क्लियरली दिया हुआ है। सो दिस विल बी 7 लाख। और उसके बाद मेरा ये वाला भी एग्जाम्प्ट है, ये कितना है? 350। तो ये मेरा 350 हो जाएगा। ये एग्जाम नहीं है, ये टीडीएस नहीं है, लेकिन ये एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 1050। मेरा 1050 आंसर आना चाहिए। 1050 बी, सिक्स्थ का बी। तो फिफ्थ का ए और सिक्स्थ का बी, फिफ्थ का ए और सिक्स्थ का बी। ठीक है, ओके। केस सिनेरियो नंबर 2 पे आओ जल्दी से। प्रोसेस लिमिटेड कमेंस बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स इन द स्टेट ऑफ असम। असम क्या ये पीटी मूसा में फॉल करता है? क्या है पीटी मूसा? 20 लाख वाला जो देते हैं, और ना ये एमएमएनटी है, तो ये आपको 40 लाख का बेनिफिट देगा। ठीक है, चलो। ऑन 1 अप्रैल 2024 एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस 20 लाख ऑन 31 मई एंड 40 लाख ऑन 15 जुलाई। तो ये मेरे लिए रेलिवेंट डेट है क्योंकि 40 लाख का बेनिफिट इसको मिल जाएगा। कंपनी ने एप्लीकेशन किया है 25 जुलाई को। क्या विद इन 30 डेज किया? तो इसका इंप्लीकेशन क्या रहेगा? एग्जिस्टिंग आईटीसी भी मिल जाएगा एंड द रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 15 जुलाई। रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है ऑन 30th, तो ये रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा 15 जुलाई से। कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर मंथली रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, कंपनी वाज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन टैक्सेबल गुड सप्लाई। अब ये इसका एग्जिस्टिंग आईटीसी का इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब मुझे बताओ सेक्शन नंबर 18(1)(a) के अंदर आपको एग्जिस्टिंग आईटीसी किस दिन का मिलता है? जिस दिन आप लायबल हुए उसके एक दिन पहले। तो मेरा 15 को लायबल हुआ, -1 इज 14 जुलाई। 14 जुलाई की मेरी डेट रहेगी और इनपुट्स का आपको आईटीसी मिल जाएगा, सर्विसेज का नहीं मिलता, कैपिटल गुड्स का भी नहीं मिलता। उसके बाद जनवरी मंथ में यहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल किया है, देख लेंगे। यहाँ पे एक एडवांस रिसीव हुआ है, यहाँ पे एक डिस्क्लोजर का फेलियर दिख रहा है, देख लेंगे क्या करना है इसका। एक शोकॉज नोटिस भी दिख रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। अमाउंट ऑफ ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। ओपनिंग मतलब ये बात कर रहा है एग्जिस्टिंग आईटीसी 18(1)(a) की, जो कि अभी अभी हमने मार्क कर लिया है बेसिक एनालिसिस के अंदर। दिस विल बी आंसर ऑफ 15,000। तो इसको 15,000 अपन मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू द ट्रांजैक्शन विद मिस्टर मोहन, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट? मोहन जी कहा है? ये रहा। इफ यू केयरफुली सी, आपको पूरा का पूरा केस स्टडी क्वेश्चन रीडिंग के टाइम नहीं समझना, आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्या बताया था मैंने, क्लाइंट है। तो क्लाइंट कौन है, क्या मोटा मोटा धंधा करता है भाई। उसके बाद नीचे सब सवाल देखेंगे, विल रीड द क्वेश्चन, then we will go to the relevant part and we will see which particular paragraph they are referring to. Generally एक ट्रांजैक्शन या एक पर्टिकुलर इशू के बारे में एक पैराग्राफ होता है। जैसे देखो ये एडवांस का है, फिर नीचे आप देखोगे तो ये डिस्क्लोजर का एक फेलियर है, यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह का कुछ ना कुछ होगा। सो पैराग्राफ वाइज भी बाइफर्केशन होता है, कंफ्यूज मत हो जाना ज्यादा, बिकॉज क्वेश्चन कभी कभार एक आध सवाल ऐसा भी हो सकता है जो आइसोलेशन में हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के बाद ही हम आगे जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इन रिलेशन, हाँ हम मोहन वाला निकाल रहे थे, आ जाओ। अपार्ट फ्रॉम द अबव इट रिसीव 2 लाख रुपीज एज एडवांस पेमेंट ऑन 2 जनवरी फ्रॉम मिस्टर मोहन अ कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गुड्स के रिस्पेक्ट में मेरे को एडवांस पे जीएसटी नहीं पे करना है। ठीक है, एक्सेप्शंस होती है, दैट इज द स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कॉम्पोजिशन। ये वो केस नहीं है, नॉर्मल केस है, तो मेरे को भी कोई एडवांस नहीं पे करना। कंपनी रिमूव द गुड्स ऑन 9 जनवरी एंड इशूड द इनवॉइस ऑन 10 जनवरी। एक दिन का डिले हो गया है। What is the time of supply for goods? सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको रेफरेंस अगर लेना होगा तो इसीलिए, लर्न मत करना। एफसीएम के अंदर ओनली क्वेश्चन आई नीड टू आस्क इज क्या आपने टाइम से इनवॉइस इशू किया? यहाँ पे नहीं किया। सेक्शन 31 कहता है टैक्स इनवॉइस का
कि जब आपका रिमूवल होता है तब तक यू हैव टू इशू द इनवॉइस, ठीक है, व्हेन इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे रिमूवल से पहले पहले मुझे करना था, नहीं किया, तो इसलिए मेरा 10th नहीं होगा आंसर, मेरा 9 जनवरी रहेगा आंसर दोनों के लिए, चाहे मेरा एडवांस पेमेंट है चाहे मेरा फाइनल पेमेंट है। तो 2 लाख हो या बचा हुआ 8 लाख जो भी होगा एडवांस पे, क्योंकि अलग से जीएसटी नहीं पे करना, तो दोनों ही अमाउंट्स के लिए मेरा आंसर क्या बनेगा, 9th जनवरी, 9th जनवरी फॉर बोथ, ठीक है। तो एक बार आंसर्स टैली कर लेते, ए और बी, ए और बी, ठीक है। आगे आ जाओ। Amount of total penalty which could be leviable under 74A with respect to payment of tax on delayed disclosure of outward supply total for both CGST and SGST। अब ये बात कर रहे हैं 74A के बारे में। आ जाओ, क्या डिले हुआ है इसके अंदर मेरा, ये रहा, यहां पे डिले हुआ है। In addition to the above, due to oversight, the company failed to disclose a self-assessed outward supply of 2 lakh rupees while filing the GSTR 3B। बैलेंस ऑफ IT से यहाँ पे दिया है, कंपनी फाइल द रिटर्न, ठीक है, ऑन ड्यू डेट दिस, द कंपनी डिस्क्लोज दिस सप्लाई इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड पेड द नेट टैक्स विद इंटरेस्ट इन द GSTR 3B। अब 2 लाख रुपीज के ऊपर मेरा 18% का जीएसटी था, ठीक है, दैट इज 36,000, 36,000 का 10% 3600 और 10,000 विच एवर इज हायर, और सिमिलरली एसजीएसटी के अंदर तो 10,000 और 10,000 दोनों में आ जाएगा, तो 20,000 का आंसर मेरा टोटल बन सकता है, क्योंकि वो मेरे से टोटल पूछ रहे हैं, तो मेरा 20,000 का टोटल आंसर बन जाएगा, 9th का ए बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो तो निकाल ली थी मैंने 15 जुलाई, बिकॉज आई अप्लाइड विद इन 30 डेज, है ना, बिकॉज आई अप्लाइड विद इन 30 डेज, बिकॉज अप्लाइड विद इन 30 डेज, ठीक है ना। चलो 15 जुलाई, 10th का ए, 10th का ए। आगे आ जाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑफ सोलर पैनल अंडर सेक्शन नंबर 15, वैल्यूएशन पूछ रहे हैं आपसे, कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स सी। सोलर पैनल परचेज किया, लिस्ट प्राइस है 550, स्टार्ट करो, 5,50,000। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस मतलब प्री सप्लाई 15/3 के हिसाब से, तो इसका 3% अपन माइनस में डाल देंगे। उसके बाद लोकल टैक्सेस पेड 15,000, 15 टू ए 15,000 ऐड हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, फ्रेट, इंस्टॉलेशन एज अ कंडीशन फॉर सेल, ये 12,000 ऐड हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ है नहीं भाई, 5,77,000, कुछ प्लस माइनस हो गया ना सही से, नहीं कुछ ना कुछ मेरा नहीं हुआ, एक दोबारा करना पड़ेगा, लगा ही मेरे को एम माइनस में। आ जाओ, 5,50,000 माइनस 3% प्लस 15,000 और प्लस 12,000, अब शायद सही होना चाहिए 560,500, हाँ एक गलत हो गया था, अब मैच कर जाएगा 560,500, ये रहा बी, 11th का बी, ठीक है, 11th का बी। आगे आ जाओ। टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड अंडर सेक्शन नंबर 50 विद रिस्पेक्ट टू द डिलेड डिस्क्लोजर ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। सेक्शन नंबर 50 इंटरेस्ट निकालना है। अगर मैंने कोई सप्लाई डिक्लेयर नहीं करी तो उस पर मुझे ग्रॉस टैक्स पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो आपको वो नेट माइनस करना है या फिर ई कैश लेजर का बैलेंस माइनस करना है, दैट ऑल थिंग्स आर एप्लीकेबल व्हेन द 3B इज फाइल लेट। यहाँ पे 3B लेट फाइल नहीं हो रही है, यहाँ पे 3B टाइम से फाइल हुई, लेकिन उसमें से एक सप्लाई में डिक्लेयर करना रह गया। देखो लिखा है, इट फेल टू डिस्क्लोज अ सेल्फ असेस्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ 2 लाख while फाइलिंग द 3B फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त का जो है वो नॉर्मली फाइलिंग हो गई है मेरी, ठीक है ना। तो इसमें आपको कहीं पे भी कोई बैलेंस कुछ भी नहीं चेक करना, ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आप सीधा निकालो 2 लाख रुपीज के ऊपर का जीएसटी, ठीक है, और उसके ऊपर का इंटरेस्ट, और कितने दिन का इंटरेस्ट है निकालो, 2024 का है, ठीक है। तो 2024 में आपका लीप ईयर फेब में खत्म हो गया होगा, तो मेरे को 365 ही लेना है। लेट्स सी अब कितने दिन का इंटरेस्ट निकालना है। अगस्त मंथ का ड्यू डेट क्या रहा होगा, सितंबर 20, ठीक है। तो 21 सितंबर से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कब तक जाएगा, द कंपनी डिस्क्लोज दिस सप्लाई इन द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड पेड द नेट टैक्स। ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आईटी से वगैरह कुछ नहीं करना मुझे। विद इंटरेस्ट इन 3B फाइल्ड ऑन 18 फेब, तो 18 फेब तक मुझे इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। स्टार्ट करते भाई, 30 माइनस 20, सितंबर के 10 दिन प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर दिसंबर जैन फेब 18, हाँ तो 151 डेज बनेंगे, 151 डेज। फटाफट से निकालो। 2 लाख, गलती मत करना, 2 लाख सप्लाई है, 2 लाख जीएसटी नहीं है, तो इसका जीएसटी निकालना पड़ेगा आपको। 2 लाख रुपीज इंटू 18% इंटू, ये 2 बार ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, इंटू 18%, ठीक है।
अच्छा हाँ ठीक है ना, सॉरी इट वाज टैक्स, एक जीएसटी का रेट था और एक इंटरेस्ट का रेट था। ये हो गया इंटू 151 डिवाइडेड बाय 365, दिस विल बी 2680 टोटल, ठीक है 2680.7, और एक का बनेगा 1340, सीजीएसटी और एसजीएसटी 1340, ये रहा 2680 1340 अंडर ईच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो 12th का बनेगा आपका सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये खत्म होता है हमारे केस बेस्ड, अब इंडिविजुअल एमसीक्यूज है। जनरली दो कस्टम्स के रहेंगे, एक जीएसटी का रहेगा। ओशन एंड वेव्स इंपोर्टेड अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम फ्रांस थ्रू सी, the value was 800 lakh and total custom duty was 180. Company filed bill of entry for home consumption but the goods were deteriorated after unloading. अब तुम्हें याद आ जाना चाहिए भाई, ये सेक्शन 22 अबेटमेंट के अंदर डैमेज डिटोरेटेड वर्ड्स का पूरा एनालिसिस आपको दिया है हमने कस्टम्स मैराथन में, ठीक है, हॉट्स में भी कवर किया है ये। तो जो डिटोरिएटेड वर्ड है ये कब एप्लीकेबल है, बिफोर और ड्यूरिंग। आफ्टर अनलोडिंग तो ये है ही नहीं, ये बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, खत्म हो गई बात, आगे रीड करने की जरूरत ही नहीं है। अमाउंट ऑफ टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल कितना, जो मेरा 180 लाख है वही का वही मुझे पे करना पड़ेगा 180। नेक्स्ट पे आओ, Lakshay imported a machine from China at 100 lakh on payment of all duties of custom. The said machine was sent back to the supplier for repairs in August 24, re-imported in March 2025, तो टाइम से इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्ड कंडीशंस का एनालिसिस वो नहीं मांगेंगे आपसे। Repairs were carried out free of cost, but 50% of material cost was to be borne by Lakshay, ठीक है। Following details are available: fair cost of repair excluding the cost of material, insurance and freight, जाने का और आने का, तो ये सब मुझे ऐड करना पड़ेगा। हाउ मच आई एम पेइंग एक्चुअली डज नॉट मैटर, फेयर वैल्यू के साथ मुझे सब ऐड करना है। तो 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000, ये बनेगा आपका कितना, 11,20,000, ये मेरी वैल्यूएशन बनेगी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन नंबर 20 का कस्टम्स ड्यूटी लगाने के लिए। होप एंड विन मेडिकल केयर इज अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसकी सर्विसेज के बारे में दिया है। एयर एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट, ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग जनरल वार्ड रूम चार्जेस, रूम हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग 7500, 5000 के ऊपर है, तो ये मेरा टैक्स हो जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई विल बी ओनली दिस 172,500, ठीक है, ये मेरा सिर्फ 172,500 ही होगा। तो एक बार फटाफट से इसको भी अपन वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी ए और बी, ठीक है, सो दिस इज वेरीफाइड। तो अपने को कितना टाइम लगा, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा, पर हमने सारे एमसीक्यूज करे। अब मैं आपको सिर्फ मिस्टेक एरियाज बताता हुआ जाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सिर्फ मैं एडजस्टमेंट्स बताऊंगा। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दी है, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 100 फ्री गिफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वर्थ 5,000 परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड लोकल वेंडर। अनरजिस्टर्ड से आपने खरीदा, इसका मतलब आप पे जीएसटी नहीं लगा, इसका मतलब आपने आईटीसी नहीं लिया, इसका मतलब पैराग्राफ नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 आपके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है ना। और बेसिकली और कोई भी आपका नहीं लगेगा, बिकॉज शेड्यूल नंबर 1 क्यों, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री गिफ्ट्स जा रहे हैं, तो शेड्यूल नंबर 1 में आपका पैराग्राफ नंबर 1 यहाँ पे नहीं लगेगा। क्लियर है बात। एंड ऑब्वियसली ये जो आपके कस्टमर्स को आपने दिया है ये आपके रिलेटेड पर्संस वगैरह नहीं है, तो पैराग्राफ नंबर 2 भी नहीं लगेगा, तो ये आपका सप्लाई मत बनाना। एडवांस रिसीव ड्यूरिंग द मंथ फॉर फ्यूचर इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, एडवांस जिसमें से 2,10,000 गुड्स के रिस्पेक्ट में है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर अभी जीएसटी मत लगाना, लेकिन रूल 42 के कैलकुलेशन में जो हम एफ निकालते हैं, दैट इज द टोटल टर्नओवर, वहां पे 2,10,000 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्नओवर तो है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई सिर्फ अभी डिफर किया जा रहा है, ठीक है। ओके, अब ये जैसे ये ट्रांजैक्शन एक इनवर्ट सप्लाई की, परचेज न्यू ट्रक फ्रॉम अ डीलर इन कोचिन केरला फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये सुन के याद आ जाता है, अरे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है तो आईटीसी मिलेगा, ब्लॉक नहीं रहेगा 17.5 में, बट साइमल्टेनियसली डोंट फॉरगेट टू चेक द डेप्रिसिएशन कंडीशन। जैसे यहाँ पे वो क्वेश्चन नीचे आपको छोटे से इसमें बताएगा कि कंपनी ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है ऑन टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग द टैक्सेस, तो यहाँ पे वैसे तो ब्लॉक नहीं था, लेकिन अदर कंडीशन ये भी रहती है कि आप डेप्रिसिएशन मत क्लेम करो, तो अब मुझे यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। अब बट पेपर में ना ब्लॉक मत लिखना, कई बच्चे यहाँ पे ब्लॉक लिख देंगे, ब्लॉक नहीं है, लेकिन आईटीसी नहीं मिल रहा क्योंकि डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है। ये एक एडजस्टमेंट में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स, द अकाउंटेंट ऑब्जर्व्ड दैट एन इनवॉइस ऑफ 96,000 डेटेड 2 दिसंबर लास्ट ईयर मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी, मतलब लास्ट ईयर, ये उस सेंस में कह रहे हैं कि 1 महीने पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नो पेमेंट was made till the end of January. This invoice was issued by Mr. Deepak of Kerala, from whom Shantanu has taken cars on rental basis and invoice included cost of fuel also. ये बहुत सारा इंटरलिंकिंग दिया इन्होंने, आराम से समझते हैं।
थोड़ा सा इसमें हैंडल विद केयर करना पड़ेगा आपको। ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? ये ट्रांजैक्शन है कार ऑन रेंट, मतलब मोटर व्हीकल ऑन रेंट, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन में उन्होंने दिया है यस मोटर व्हीकल ऑन रेंट में यू हैव टू एनालाइज सबसे पहले द एस्पेक्ट ऑफ आरसीएम और एफसीएम। क्यों सर? क्योंकि आरसीएम एफसीएम ही नहीं लगाओगे तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे लगाओगे? टाइम ऑफ सप्लाई नहीं लगाओगे तो मेरी लायबिलिटी में कैसे आएगा? ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड क्या इसके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। आंसर इज यस लगेगा। सारी चीजें नजर आ रही है, कैसे नजर आ रही है देखो। सप्लायर कौन है, किसने दिया है ये सर्विस? मिस्टर दीपक, दैट इज सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन है? हम कौन है भैया? शांतनु लिमिटेड। तो रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। और वन ऑफ द कंडीशंस होती है कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड करना, वो भी यहाँ पे कंप्लाइड है। और जो रेट है यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक बार चेक करो। रेट ऑफ जीएसटी इज ऑन बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। अब इन्होंने एक एक्चुअली रेट होता है, रेट की कंडीशन होती है दैट इज ऑफ 5%, वो यहाँ पे अलग से नहीं दी है, वो यहाँ पे अलग से नहीं दी है। 12% और 5% का बाइफर्केशन होता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैं एक बार बस चेक कर रहा हूँ। रेट इन्होंने 9% दिया है इनवर्ड और आउटवर्ड का, ठीक है। और इन्होंने अलग से कुछ नहीं बोला कि इसके लिए 12% लिया, तो मैं मानूंगा कि ये 5% के अंदर ही है। तो दिस विल गो अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रेट का भी एक कंडीशन होता है कि 5% के अंदर आरसीएम में लग रहा है। सो बेसिकली सप्लायर इस चीज को 12% में लेके या अलग अदर देन 5% में ही हैज एन ऑप्शन कि वो आईटीसी के साथ वो चार्ज कर सकता है, तो वो भी यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा है। ओके, सो दिस विल गो अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई 13.3 में एनालाइज होता है। अब 13.3 का एनालिसिस कैसे फ्लो करता है? पेमेंट, ठीक है, पेमेंट एंड आई विल कंपेयर इफ द सप्लायर इज रजिस्टर्ड, और वो जब इनवॉइस देता है तो उसका 61st डे। आई फील यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज लैकिंग है। इन्होंने क्या बोला? इनवॉइस वाज इशूड बाय मिस्टर दीपक, बट अब ये इनवॉइस टैक्स इनवॉइस है क्या? ये रजिस्टर्ड है क्या? ये दिया नहीं है। पता है क्यों? ये रिपीट है। ये रिपीट किस चीज का है? ये नवंबर 24 में सवाल आया था और उस टाइम 13.3 का अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं हुआ था, तो आईसीए ने इसको मॉडिफाई नहीं किया, विच इज रॉन्ग। मैं होता अगर मतलब मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए कि या तो आप इसको रजिस्टर्ड बोलो या तो आप यहाँ पे टैक्स इनवॉइस वर्ड यूज करो। जनरल इनवॉइस भी तो हो सकता है भाई, तो कोई बात नहीं। अभी मैं इसको रजिस्टर्ड मानते हुए आगे चलूंगा कि ये रजिस्टर्ड है करके मिस्टर दीपक, तो उन्होंने मेरे को इनवॉइस जो है वो निकाला होगा। तो किस दिन निकाला है देखो एक बार। इनवॉइस डेटेड 96,000 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर का इनवॉइस है। इसके आगे अगर मैं 61st डेज का निकालो चलो 31 - 2 करो, दिसंबर प्लस जैन के एंड में 60 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 1 फेब विल बी 61st डे। और पेमेंट तो हुई नहीं है बोल रहे हैं, पेमेंट तो हुई नहीं है भाई। नो पेमेंट वॉज मेड टिल द एंड ऑफ जनवरी, तो पेमेंट अभी जैन में नहीं हुई है। तो 1 फेब मेरा आंसर बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई का, विच एवर इज अर्लियर। एंड बिकॉज 1 फेब बनेगा, मैं आंसर निकाल रहा हूं जनवरी मंथ के लिए। मेरा सारा कैलकुलेशन हो रहा है जनवरी मंथ के लिए, तो ये मेरा टाइम ऑफ सप्लाई में आएगा ही नहीं, ये मेरा टाइम ऑफ सप्लाई में आएगा ही नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इसलिए क्योंकि आईसीए ने ये चीज थोड़ा सा वेरीफाई करके देनी चाहिए थी ना। जब लॉ चेंज हो चुका है तो क्वेश्चन भी चेंज होना चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं। ये मेरे को एक एडजस्टमेंट आपको करानी थी। नीचे एक दिया है श्रीनिवास स्टील्स। ये कौन है भाई? श्रीनिवास स्टील्स ये है हमारे एक वेंडर, उनसे मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया है। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा वेंडर है इट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, हाउएवर इट डिड नॉट इशू इनवॉइस विद इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इनवॉइस रेफरेंस नंबर नहीं है, इनवॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन टू बी, ये तो ठीक है, लेकिन आईआरएन ही नहीं है। और आपको याद होगा हॉट्स में भी कवर किया है, ई इनवॉइस विदाउट आईआरएन इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट। नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट मतलब उसके बेसिस पे मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं एनालाइज करवा रहा, लेकिन बता रहा हूं कि ये कंफ्यूजन क्या होता है। एमरिक प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट्स अ मशीन फ्रॉम जापान फ्रॉम बीइंग इंस्टॉल्ड इन इट्स फैक्ट्री। To install the machine, it takes the service of engineer who comes to India from Japan for this specific installation. तो भाई साहब आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हो सेक्शन 11 की, या आप इंस्टॉलेशन सर्विस की बात कर रहे हो परफॉर्मेंस बेस्ड 13.3 की? कंफ्यूजन है। लेकिन मेन इसका फोकस कहाँ जा रहा है? इंस्टॉलेशन की तरफ। मशीन के बाद क्या हो रहा है? इंस्टॉलेशन हो रहा है ना, तो हम उसकी तरफ आंसर लेके जाएंगे। थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए याद रख लेना, 13 के हिसाब से आंसर करना, सर्विस को आंसर करना, गुड्स की तरफ मत जाना, क्योंकि कई बच्चे
बैच में टेस्ट में कई बच्चों ने सेक्शन 11 डाल दिया था कि ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, तो मैं गुड्स की तरफ बात लेके जाऊंगा। नो, आपको सर्विस के बारे में बताना है, दोनों बताने की जरूरत नहीं है। ये एक पार्ट नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हमारे कस्टम्स के मैराथन में भी हो चुका है। इसमें कुछ मेरे को ऐसा नहीं बताना कि नया क्वेश्चन वगैरह नहीं है, बस इसको कर लेना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, कस्टम्स वाले में वो जो 20% का चक्कर है ना, 20% का चक्कर की इट इंक्लूड्स द लोडिंग, हैंडलिंग, लोकल फ्रेट, वो आपको जब तक आप खुद सवाल नहीं करोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा। ये सवाल एक बार आपको करना ही पड़ेगा। आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव डन दिस, ठीक है, मैराथन में भी हमने कवर किया है, हॉट्स में भी इसको कवर किया है, तो प्लीज कर लेना, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो लोकल फ्रेट है जहां से माल आ रहा है और जो लोडिंग चार्जेस है, ये आपको टेम्पररीली ऐड करने हैं ताकि मैं एफओबी की तरफ जाऊं। फिर उसका जब 20% कंपेयर करूंगा, एयर के केस में यहाँ पे 20% कंपेयर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एयर का केस है, अगर वो लोअर निकला तो दिस विल बी एडेड टू ऑल द अदर वैल्यूज अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज दिस इज डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन 20%। सर समझ में नहीं आया, इसका मतलब तुमने कंसेप्ट को नहीं किया है, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन सच है, ये आपको करना पड़ेगा भाई। कर लो, मेरे कहने पे कर लो, 10-15 मिनट्स लगाओ ऐसे सवालों में, और वो एक बार समझ लो कि 20% का चक्कर कैसा है। वो सारा यहाँ पे अभी मैं कवर नहीं करा पाऊंगा। इस पे आओ, विशेष प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई तमिलनाडु exclusively manufactures and sells a product which is exempt from GST. The company sells product O2C only within Tamil Nadu and it is registered under regular scheme. मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट रिवाइज करा रहा हूं। देखो, जब मेरा सप्लाई एग्जेम्प्ट होता है और कल को अगर वो टैक्सेबल हो जाता है, यही है वो सवाल कि यहाँ पे उन्होंने मशीन वगैरह खरीदी है और यहाँ पे एग्जेम्पशन जो है वो विड्रॉ हो गई है, तो मेरा एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल हो जाता है। तो दे आस्क यू द एस्पेक्ट ऑफ सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 1 दैट इज एग्जिस्टिंग आईटीसी। तो सेक्शन नंबर 18(1)(a) लगाना है या सेक्शन नंबर 18(1)(d) लगाना है। सर फर्क क्या पड़ेगा, 18(1)(a) में आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा, 18(1)(d) में आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिल जाएगा 5% पर क्वार्टर के रिडक्शन के साथ। तो इसमें एक चीज का ध्यान रख लेना, 18(1)(d) आपको तब लगाना है व्हेन द पर्सन इज रजिस्टर्ड एंड देन वन ऑफ द सप्लाई एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल हो जाती है। 18(1)(a) कब लगाना है, व्हेन द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड, उसकी सारी सप्लाई एग्जेम्प्ट थी, वो एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल हुई और इसके वजह से उसको अप्लाई करना पड़ गया टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो आपको सेक्शन 18(1)(a) लगाना है। तो ओनली डिफरेंस बेटा जी इज इन दिस, ध्यान से देख लेना, यहाँ पे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर कुछ खरीदा है एंड ऑब्वियसली विद इन 1 ईयर अगर आप आईटीसी लेते हो तो वो आपको मिल जाएगा 5% रिडक्शन के साथ, ठीक है। चलो, बाकी तो मुझे इसके अंदर ज्यादा कुछ कराना नहीं था। ये देख लो, एक अगर कोई अमाउंट 95 की बात कर रहा हूं, नोटिफाइड सर्विसेज टीसीए सीसीओ, अगर कोई अमाउंट ओमनीबस के रिस्पेक्ट में है तो देख लेना सप्लायर कंपनी है क्या। अगर कंपनी है तो वो 95 में नहीं है, 95 में नहीं है मतलब नोटिफाइड नहीं है, और टीसीएस लगा देना, ठीक है, टीसीएस लगा देना। जैसे यहां पे क्या है, एक कंपनी है सुजेन लिमिटेड, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं सॉरी कंपनी वर्ड यूज करना है। इसमें ओमनीबस वाले में द वर्ड यू हैव टू यूज इज कंपनी, सप्लायर कंपनी होनी चाहिए, एलएलपी वगैरह नहीं। तो यस कंपनी यहाँ पे सप्लायर है, तो इस केस में क्या होगा, 1,50,000 जो उन्होंने ओमनीबस के थ्रू दिया है ये 95 में कवर नहीं होगा और इसके ऊपर टीसीएस अप्लाई कर देना। एक दो चीजें और देखो, अब इसमें एक सवाल है, सी दिस, प्राची को सेल्फ असेस द जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है। सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट इनिशिएटेड पेनल प्रोसीडिंग्स, इनिशिएटेड मतलब शोकॉज नोटिस आया है। अब जब शोकॉज नोटिस आया है तो इस केस में वो जो 2 ऑफेंसेस होते हैं ना, ये बड़ा रिपीटेड क्वेरी है, ध्यान से सुन लो। सेल्फ असेस टैक्स को ना पे करना, अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स एंड नॉट डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट, ये दोनों ऑफेंसेस अगर आपने, ये दोनों अमाउंट्स अगर आपने 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट नहीं पे किया तो भाई साहब पेनल्टी पक्का, पेनल्टी पक्का। लेकिन पेनल्टी पक्का कब, जब शोकॉज नोटिस इन्वोक हो रहा है। मतलब आज अगर मेरा 35 डेज का डिले हो जाता है बट देयर इज नो शोकॉज नोटिस, कोई डिमांड प्रोसीडिंग इन्वोक नहीं हुआ, तो मैं पेनल्टी क्यों पे करूंगा भाई। तो यहां पे देखो, दे आर इनिशिएटिंग द पेनल प्रोसीडिंग्स। अब बस आप ये चेक करो कि 30 डेज के अंदर पे हुआ है नहीं हुआ। अप्रैल मंथ का लायबिलिटी था ये, है ना, अप्रैल मंथ का सेल्फ असेसमेंट था जो पे करना चाहिए था आपको 20 मई तक। आगे आपको दिख जाएगा दे हैव पेड ऑन 25 अगस्त, तो भैया 30 दिन का डिले हो गया, अब पेनल्टी पक्का। यहाँ पे प्लीज कंफ्यूज मत होना उस चीज से कि देखो सर इन्होंने 25 अगस्त को पे किया है, इस दिन शोकॉज नोटिस थी 10 अगस्त की, विद इन 60 डेज पे कर दिया, पेनल्टी वेवर ले लेंगे, नहीं लेंगे पेनल्टी वेवर। 30 दिन का डिले हुआ ना, अब पेनल्टी वेवर नहीं मिलेगा, पक्की बात तुम्हारा पेनल्टी लगने वाला है, ठीक है। चलो
ये आपका एफटीपी का सवाल है जिसके अंदर वी हैड ऑलरेडी कवर्ड एफटीपी में, ये वाला पार्ट हमने कवर किया है वैल्यू एडिशन का। एडवांस ऑथराइजेशन में आपको वैल्यू एडिशन कितना चाहिए होता है, जल्दी बताओ। वैल्यू एडिशन चाहिए होता है 15% का, और डीएफआई में कितना चाहिए होता है 20% का। और वैल्यू एडिशन के लिए इंपोर्ट का सीआईएफ देखना है, एक्सपोर्ट का एफओबी चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपने कुछ इंपोर्ट किया एडवांस ऑथराइजेशन में जिसका सीआईएफ 10 लाख है, सारा आपने बनाया, माल वाल बनाया, दे आर डायरेक्टली आस्किंग यू मिनिमम एफओबी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो वैल्यू एडिशन आपको 15% ऐड करना है, तो ये आपका बनेगा 11,50,000, ठीक है जी। चलो ये आपका हो गया एमटीपी 1। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ एमटीपी 2 की तरफ, थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। MS Bhula and Associates dealing in sale purchase of second hand cars is registered under GST। तो ये मार्जिन स्कीम की तरफ जाने वाली बात। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस उन्होंने करे हैं। इट परचेज कार 1, 2 and 3 फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब ये मार्जिन स्कीम में जाएगा। एंड कार 4 फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन हु परचेज जीएसटी, तो ये मार्जिन स्कीम के अंदर नहीं जाएगा। नॉर्मल टैक्स लगाना, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है, कोई मार्जिन स्कीम का कंसेप्ट नहीं आएगा। एंड इट हैज अवेल्ड द आईटीसी ऑफ द सेम। क्वेश्चन पूछ रहा है MS Bhula and Associates is not conversant with the GST provisions, hence it has approached you to determine the GST liability। आप निकालिए। रेट ऑफ टैक्स उन्होंने दिया है आपको 18% का, अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो सिंपल कैसे करना है, सिली मिस्टेक अलर्ट। कई बच्चे करेंगे सर जल्दबाजी में कार 1, 2, 3 का टोटल माइनस परचेज, ऐसा नहीं करना है, इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली मैंने 5 लाख का खरीदार 7.5 में बेच दिया, तो 2,50,000 इज माई मार्जिन। 3 लाख का खरीदा 275 में सेल किया, लॉस, कुछ नहीं करना, इग्नोर। 6 से 650, 50,000 का मार्जिन, और इस पे जीएसटी 950 पे ही लगेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब इस पे टोटल करो, इसका टोटल करो इंटू 18% और लेस करो आईटीसी 1,30,000 का। समझा तुम, समझा या नहीं समझा? इन तीनों के ऊपर मार्जिन स्कीम लेना है, इसके ऊपर कोई मार्जिन स्कीम नहीं लेना, ये मेरे लिए इररिलेवेंट है। चलो आ जाओ, 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 9,50,000 इंटू 18%, ये बनेगा 2,25,000। माइनस करो 130, माइनस करो 130, ये बनेगा आपका 95,000, ठीक है, ये आंसर बनेगा। सेकंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही फालतू है, बहुत बारी हो भी चुका है और कुछ है नहीं इसके अंदर। नॉर्मल अबेटमेंट करना है आपको, जितनी वैल्यू गिरेगी उतना कस्टम ड्यूटी गिरा देना, सेक्शन नंबर 22 के अंदर। ABC Limited has imported certain goods by air. Certain goods, okay, certain goods were imported by air. FOB value 100 की दी है। ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन 25 दी है, जिसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 20% तक, तो ये हो जाएगा 20। और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस डायरेक्टली 10 दिया है, तो कुछ और है ही नहीं। चेक करो, ये 25 गलत हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह ये 25 गलत हो जाएगा, ये 20 ठीक है। इंश्योरेंस 1.125 नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल दिया है, ये 20 और ये 10, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। तो फर्स्ट का ए, थर्ड का डी, फर्स्ट का ए, थर्ड का डी, सेकंड वाले करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना। चलो आगे बढ़ते हैं, केस सिनेरियो पे आते हैं। दिनेश शिंदे इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस दिए, उसके बाद वो नीचे बोल रहे हैं अप्रैल मंथ के लिए मेरे पास कुछ आउटवर्ड सप्लाईज है, मतलब मैंने जो सप्लाईज करी है, ओके। ये बाकी कुछ रेंटिंग वगैरह दिया है, रेंटिंग हमने किया है, रिसीव विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा एक आउटवर्ड सप्लाई है। नीचे बोल रहा है हायर्ड शिंजो वेडिंग प्लानर ऑफ जापान टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज सन्स वेडिंग। थोड़ा सा ध्यान रखना, जापान के हैं तो सर्विस स्ट्रक्चर थिंकिंग, सर्विस के अंदर 12 या 13 लगाना, बाकी अभी हम चेक कर लेंगे नीचे हमें एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। ये हो गया प्री वेडिंग। इन एडिशन टू द अबव पीओ हैज इशूड एन ऑर्डर, ओके, तो ये डिस्प्यूट का कुछ केस लग रहा है, एडमिटेड मतलब प्री डिपॉजिट का सवाल पूछेंगे। अपील फाइल हो रही है एपलेट अथॉरिटी में, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। अब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आंसर द मोस्ट अप्रोप्रिएट। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन द हैंड्स ऑफ दिनेश शिंदे। हैंड्स ऑफ दिनेश शिंदे मतलब मेरा आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम। Everyone, my outward supply which is going under the reverse charge mechanism is not taxable in my hands. My hands मतलब मेरी liability। तो RCM output, मेरा आउटपुट अंडर आरसीएम, इस सामने वाले की लाइबिलिटी, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में एक बार ध्यान से देखते हैं इसको। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ये मेरा वैल्यूएशन में जाएगा, यस ये मेरे लिए सप्लाई में जाएगा 4 लाख, ठीक है, मार लेते नॉर्मल। इंश्योरेंस एजेंट सर्विस टू रक्षा इंश्योरेंस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये सामने वाले के लिए जाएगा, आरसीएम के अंदर है ये, तो ये मेरे हैंड्स में लाइबिलिटी में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव फॉर लेट पेमेंट फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स, दैट इज 10,000,
तो ये मेरा सप्लाई का पार्ट बनेगा सेक्शन नंबर 15(2)(d) के अंदर, है ना। ये इंटरेस्ट लोन वाला नहीं है, ये लेट पेमेंट वाला है, सेक्शन 15 वैल्यूएशन के अंदर जाएगा। रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू अ ट्रेडर ऑफ गुड्स। सर रिकवरी एजेंट चला जाता है आरसीएम के अंदर, अरे वो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जाता है, ये ट्रेडर है, इसके बारे में हमने स्पेसिफिकली नोट्स में भी डाला है पॉइंट। सो दिस विल बी अंडर व्हाट, दिस विल बी अंडर एफसीएम, ये मेरी लायबिलिटी में जाएगा। सिक्योरिटी हाउसकीपिंग प्रोवाइडेड टू नान्हे स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी, तो दिस इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये खुद अनरजिस्टर्ड, इससे फर्क नहीं पड़ता। एट इट्स एनुअल डे फंक्शन हेल्ड एट प्रयाग कन्वेंशन सेंटर विच इज आउटसाइड द स्कूल कैंपस, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। सिक्योरिटी हाउसकीपिंग क्लीनिंग एट द स्कूल प्रीमाइसेस एग्जेम्प्ट होता है, ये आउटसाइड है तो ये आपका टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स प्रोवाइडेड टू हिरनमयी लिमिटेड वेर इन द कॉस्ट ऑफ फ्यूएल इज इंक्लूडेड, ये इन नहीं होगा, ये इज इंक्लूडेड होगा। एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज 2.5 and 2.5। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर इज अंडर आरसीएम। आई एम द सप्लायर, जो कि है एक अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट है एक बॉडी कॉर्पोरेट, और रेट है 5% का, जैसे उस वाले मैंने आपको बताया एक जगह कि वो 5% होना चाहिए। तो ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कॉस्ट ऑफ फ्यूल वाली कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ये आरसीएम के अंदर जाएगा। So this will not be my liability. This will not be taxable in my hands. Next, receive with reference to a contract of 5 lakh for taxable supply of goods awarded by the PSU. Okay, ठीक है। और ये है 1,50,000 का, तो यहाँ पे कोई जी एग्जेम्पशन तो है नहीं, ठीक है। नॉर्मल एफसीएम के अंदर जो है मेरा टैक्स बन जाएगा। सो दिस विल बी अगेन इंक्लूडेड। तो क्या क्या ऐड होगा एक बार देख लेते हैं। 4 लाख स्टार्ट करो, 4 लाख प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, और ये आपका जाएगा 1,50,000। तो ये 650 का आपका आंसर बनेगा, 650 फोर्थ का ए। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है। अभी मेरा जो सप्लाई है वो 150 का हो रहा है उसमें से, तो आपका फोर्थ का आंसर बनना चाहिए ए, फोर्थ का आंसर बनना चाहिए ए। आगे आ जाओ, अमाउंट ऑफ टीडीएस सेक्शन नंबर 51 के अंदर आ जाओ जी। 51 का टीडीएस वो इस बारे में पूछ रहे हैं। Received with reference to a contract of 5 lakh for taxable supply of goods awarded by the PSU registered under section number 51 in the state of Tamil Nadu. Taxable supplies were made in the state of Karnataka as per the instruction of PSU. If you remember, हमने बहुत बार ये बोला है, टेक्निकली 10(1)(b प्लेस ऑफ सप्लाई बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर 2 सप्लाईज होती है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा इंस्ट्रक्शन वर्ड आ जाए ऑन द उनके कहने पे हमने कहीं सप्लाई किया तो अपने को बिल टू शिप टू मॉडल लगाना है। तो मैं कौन हूं, मैं सप्लायर रजिस्टर्ड हूं किस स्टेट में, कर्नाटका में। मैं सप्लाई रजिस्टर्ड हूं कर्नाटका में, और मेरा सप्लाई किसको हो रहा है, ये देखो, ये जो पीएसयू है इट इज रजिस्टर्ड इन तमिलनाडु, और इसने मेरे से करवाया है इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कर्नाटका का एड्रेस देके मुझे वहां पे डिलीवर करवाया है। तो क्या कर्नाटका आंसर बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई का, नहीं। 10(1)(b में बनेगा द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दैट थर्ड पर्सन जिसके इंस्ट्रक्शंस पे ये काम हो रहा है, तो आंसर बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई का तमिलनाडु। तो ये बनेगा आपका इंटरस्टेट का ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इंटरस्टेट के ट्रांजैक्शन में आपका टीडीएस यहाँ पे आ जाएगा 2% का, जो कि 1,50,000 के ऊपर कटेगा। 5 लाख इज मोर देन 250, तो माय आंसर इज यस, द टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। लेकिन टीडीएस अप्लाई किस पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल डिसाइड यस और नो, बट टीडीएस किस पे होगा, 1,50,000 पे होगा। तो बी आंसर बनेगा 2% का आईजीएसटी नेचर के अंदर, फिफ्थ का बी। नेक्स्ट पे आओ, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट, और ध्यान से सिर्फ सीजीएसटी पूछ रहे हैं, एक्साइट नहीं होना पेपर में, सिर्फ सीजीएसटी टू बी मेड फॉर फाइलिंग द अपील बिफोर एपलेट अथॉरिटी। तो देख लेते एक बार क्या एपलेट अथॉरिटी में क्या केस चल रहा है, आ जाओ। इन एडिशन टू द अबव, द पीओ हैज इशूड an order under CGST dated 10th April and raised a demand of 33 lakh in respect of an intrastate transactions. Above amounts are of CGST only. तो मैं सिर्फ इन अमाउंट्स पे फोकस करूंगा। एडमिटेड लायबिलिटी कितनी है, 5 लाख प्लस इंटरेस्ट डिमांड 2 लाख एंड डिस्प्यूटेड द रिमेनिंग टैक्स इंटरेस्ट एंड एंटायर पेनल्टी। पेनल्टी कुछ भी एडमिट नहीं हुई है, तो मैं टोटल प्री डिपॉजिट कितना करूंगा। सबसे पहले आई विल पिक सेल्फ एडमिटेड लायबिलिटी, जो भी मैं एडमिट कर रहा हूं मेरी लायबिलिटी, तो ये आएगी मेरी 5 लाख की, ठीक है। उसके बाद 2 लाख की, उसके बाद मैं फोकस करूंगा 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, ना कि कोई इंटरेस्ट ना ये कुछ, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूटेड टैक्स। तो भैया आप डिस्प्यूटेड टैक्स पे जरा आ जाओ। डिस्प्यूटेड टैक्स कितना बनेगा, 20 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो 10% ऑफ 15 आंसर बनेगा 1.5। तो 5, 6, 7, 8 लाख 50,000 का मेरा आंसर बनेगा।
8,50,000 का सिक्स का ए बनेगा, ठीक है, सिक्स का आंसर बनेगा ए 8.5 लाख। नीचे आ जाओ, व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25 अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6। तो वो तो भैया इसके अंदर डायरेक्टली दिया गया है। आओ इस इधर, दिस इज माय टोटल टर्नओवर। अच्छा ये आउटवर्ड सप्लाईज है और ये टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। लेट्स सी टैक्सेबल सप्लाई, देखो एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ ले लेना है, ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई ले लेनी है, टैक्सेबल ले लेनी नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आता है, नील रेटेड हो गया, एग्जेम्प्ट अंडर नोटिफिकेशन हो गया, नॉन टैक्सेबल आ गया, सब कुछ आ जाएगा। तो 1,40,00,000 प्लस 3,50,000, इंटरेस्ट जो कि ऊपर इंक्लूडेड नहीं है वो भी ऐड करना है, प्लस 2 लाख, ठीक है। तो 1,45,50,000 इसको लेना है क्या, एक बार ध्यान से देखो। ट्रांसफर्ड गुड्स टू द रेसिडेंस ऑफ हिज ब्रदर अ वेल नोन प्रोफेशनल। हिंट्स को ध्यान से समझना, अगर कोई वेल नोन प्रोफेशनल है, क्या वो आप पे डिपेंडेंट रहेगा, नहीं रहेगा। वो आप पे अगर होनली मेनली डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो वो आपका फैमिली का पार्ट नहीं है, फैमिली का पार्ट नहीं है तो रिलेटेड पर्सन नहीं है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर किया है, शेड्यूल नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 1 या फिर पैराग्राफ नंबर 2। देखो पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 के लिए दे आर सेइंग कि मैंने गुड्स जो ट्रांसफर करे वो मेरा ब्रदर जो है वो वेल नोन प्रोफेशनल है, इसका मतलब वो रिलेटेड पर्सन नहीं है, और रिलेटेड पर्सन नहीं है तो मेरा पैराग्राफ नंबर 2 नहीं लगेगा। क्यों नहीं है रिलेटेड पर्सन, आई टोल्ड यू, फैमिली का पार्ट नहीं बनेगा, वो एक वेल नोन प्रोफेशनल है। और सर पैराग्राफ नंबर 1 के लिए यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि आईटीसी मैंने लिया है और डिस्पोजल किया है। ओके, सो दिस विल नॉट बी अ सप्लाई, दिस विल नॉट बी अ सप्लाई, ये सप्लाई नहीं बनेगा। ओपन मार्केट वैल्यू दे रहे आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि मेरे हिसाब से इन्होंने आईटीसी के बारे में भी देना चाहिए था, बट देखो परफेक्ट सवाल नहीं बनेगा, जितना है अपने को रीजनेबली आंसर्स देने, अप्रोप्रिएट आंसर्स देने। तो यहाँ पे आंसर विल भी, ये सप्लाई नहीं बनेगा, आंसर मेरा इन तीनों का टोटल बनेगा, दैट इज 1,45,50,000। दैट इज हाउ मच, 1,45,50,000। बी, सेवंथ का आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट पे आओ, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विद परफेक्ट वेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लानर। ये ऑर्गेनाइजेशन प्लानर जो है, इस शिंजो नाम दिया है लेकिन उन्होंने नाम चेंज किया है क्या, ये आईसीएन ने ना बहुत गड़बड़ करी है इस वाले एमटीपीज में। शिंजो वेडिंग प्लानर लिखा है और नीचे वो लिख रहा है, नाम क्या लिख रहा है, परफेक्ट वेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लानर। ठीक है, अब यही होगा, और तो कोई वेडिंग प्लानर का दिख नहीं रहा है, आई थिंक नाम में थोड़ा गड़बड़ किया इन्होंने। तो ध्यान से सुनो इस चीज को। दे हैव हायर्ड अ वेडिंग प्लानर ऑफ जापान, मतलब सप्लायर बाहर का है तो सर्विस के केस में सेक्शन 12 या 13 कौन सा लगेगा, सेक्शन नंबर 13 लगेगा। सेक्शन नंबर 13 क्यों लगेगा, बिकॉज वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया। अब इसके अंदर आराम से सुनना एक बात, सेक्शन 13 के अंदर जो आपके इवेंट के रिस्पेक्ट में लगता है, दैट इज द इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट एज वेल एज द इवेंट एडमिशन, वहां पे कौन सा सेक्शन लगता है, 13 सबसेक्शन 5। लेकिन आगे देखो एक बार, इन्होंने बोला है दे आर गिविंग हिम अ कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ द मैरिज। प्री-वेडिंग was organized at Mumbai while the marriage and reception was held at Paris, France। अब इसी को ये लोग लिंक क्रिएट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। They are creating this link of 13.5 when it is in more than one territory। ये इवेंट का लोकेशन अगर मोर देन वन टेरिटरी है, इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। मैं कहां लेके जा रहा हूं इस बात को, मुझे बताओ। हम लेके जा रहे हैं 13.6 की तरफ, याद है 13.6, 13.345 मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग इंडिया, आंसर इज इंडिया। ये टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया में जो है दैट इज मुंबई, पूरे का आंसर बन जाएगा मुंबई। अगर इंडिया के अंदर मोर देन वन स्टेट होता तो मैं 13.7 लगाता, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर बनेगा मुंबई फॉर बोथ द इवेंट, 8 का ए बनेगा, 8 का ए बनेगा। चलो आगे आ जाओ। Which of the following outward supply by Mr. दिनेश शिंदे are not under tax under RCM, जो RCM के अंदर नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट सर्विस RCM के अंदर है, रिकवरी एजेंट ट्रेडर को दी थी, ये RCM के अंदर नहीं है। सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग कोई RCM का मतलब नहीं था इसमें, और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल RCM के अंदर है, ठीक है ना, ऊपर जो हमने एनालाइज किया है ऑलरेडी। तो अगर वो पूछ रहे मेरे से, ध्यान से हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना, नॉट अंडर RCM, RCM नहीं है, तो आंसर बनेगा 2 and 3, 2 and 3 बी, 9th का आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट केस स्टडी पे आ जाओ। श्रीराम ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड ऑन 3rd April इन द सिटी ऑफ बैंगलोर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड AC कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में AC है तो भैया टैक्स तो लगने वाला है।
कंपनी ऑब्टेन्स वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, फर्स्ट मेरे को खुद आ गए हो जीएसटी के अंदर। 1 जुलाई को आपने कुछ मोटर व्हीकल्स परचेस करी है और आप ओमनी बस में डील करते हो। अच्छा, तो ओमनी बस में अगर आप एक कंपनी हो तो आपका 9(5) में नहीं जाता, ठीक है, आपको खुद ही टैक्स पे करना पड़ता है। और इन्होंने कुछ परचेस किया है। अब क्योंकि आपका आउटवर्ड सप्लाई काम भी, यू आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस, तो आपको यहाँ पे आईटीसी ब्लॉक नहीं रहेगा, यू विल गेट द आईटीसी, यू विल गेट द आईटीसी। From the month of July, the company associated with MRLT Limited to enhance its business operations. And MRLT क्या करता है? It owns, operates a electronic platform for supply of passenger transportation service. Okay. Company developed an application MRLT through which the customers can access nearest motor vehicle. अरे मतलब ECO का केस है भाई, simple. It collects the consideration and remits the same after deducting commission. Details of few bookings in the month of July are as follows. These bookings are on its own account and not through MRLT. मतलब ये खुद की bookings है भाई, ये 9(5) वगैरह तो कोई एनालिसिस तक जाएगा ही नहीं, ये खुद से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। In all the above cases, journey is single day. Invoice is issued electronically on the date of travel immediately after the completion of journey. तो within 30 days वाला टाइम फ्रेम कंप्लाई हो रहा है। एडवांस होगा तो एडवांस पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई लगा के जीएसटी लगाना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने दिया है डिटेल्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय एसआरटीपीएल थ्रू एमआरएलटी एंड द जीएसटी लायबिलिटीज एज फॉलोज। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इट सेल्फ असेस इज जीएसटी लायबिलिटी बट फेल टू मेक द पेमेंट इनिशिएटेड 74A। चेक कर लेंगे, टैक्स डिपॉजिट करा है, इन्फॉर्म करा है, वी विल सी। अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, बुकिंग कंफर्म्ड ओनली आफ्टर पेमेंट, नो अदर इनवर्ड आउटवर्ड एंड ऑल अदर कंडीशंस ऑफ आईटीसी आर फुलफिल्ड। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लॉट क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल परचेज्ड ऑन 1 जुलाई नील। मुझे आईटीसी मिलेगा क्योंकि मेरा एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर रहा है, तो आईटीसी का ब्लॉकिंग इज नील। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल थ्रू ई कैश लेजर ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय इट थ्रू एमआरएलटी लिमिटेड इग्नोरिंग द प्रोविजंस ऑफ रूल 86B। मतलब वो आईटीसी कितना यूज कर सकते हैं 99% और वो सब हटा के वो कह रहे हैं आप निकालो इनका आईटीसी पेबल, जीएसटी पेबल कितना है। तो लेट्स सी, आ जाओ। जीएसटी इसका पेबल कितना निकलने वाला है, इसका आईटीसी भी देना पड़ेगा और इसका जीएसटी आपको दिया हुआ है। दे हैव गिवन यू द जीएसटी और कौन से मंथ के लिए पूछा है वो भी चेक कर लेना। दे आर आस्किंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, टाइम पीरियड में गलती मत करना। तो फोकस जुलाई पे करते हैं। लेट्स सी, जुलाई में उन्होंने परचेजेस भी किए, तो पहले हम आईटीसी निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट द आईटीसी। ये एनालिसिस जरूरत ही नहीं है आपको, ड्राइवर वगैरह का एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है। इनएलिजिबल मोटर व्हीकल हो ना हो, यू आर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन, तो ये ज्यादा एनालाइज ना करो तो चल जाएगा। तो 10 लाख रुपीज पे जीएसटी, पहले मैं सीजीएसटी का निकाल रहा हूँ इंट्रा वाले, इंटू 9%, और ऐसे मैंने 4 व्हीकल्स परचेज किए तो इंटू 4। ठीक है, एम प्लस में डाल दो। नेक्स्ट 12 लाख पे 9% इंटू 3 एम प्लस, 14 लाख इंटू 9% इंटू 2 एम प्लस, ये मेरा इंट्रा का टोटल आ जाएगा। सो मेरा इंट्रा का टोटल आ जाएगा, दैट इज सीजीएसटी विल बी हाउ मच, 9,36,000। सिमिलरली एसजीएसटी विल बी हाउ मच, 9,36,000। एंड आईजीएसटी जो है वो एक ही परचेज है 15 लाख का 18%, जो कि बनेगा 2,70,000। ओके, ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। अब मैं माइनस करूंगा 936, 270। इसको एक बार कॉपी, ठीक है, यही लिख लेते हैं, 936, 270। तो मेरा जुलाई में सीजीएसटी 9 लाख का पेबल है और उसमें से मैं 936 में आई हैव द क्रेडिट। अगर 86B का चक्कर रहता तो फिर वो 99% चेक करना पड़ता, बट वो करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरा सीजीएसटी पेबल आने वाला है नील, क्योंकि मेरा पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। एसजीएसटी भी पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। और आईजीएसटी में कितना जाएगा, पेबल है 4 लाख, पहले खुद का आईजीएसटी का क्रेडिट ले लो माइनस 270, फिर सीजीएसटी का बचा हुआ क्रेडिट कितना रहेगा 36,000, बिकॉज आई हैव मोर क्रेडिट देन आई रिक्वायर। और सिमिलरली एसजीएसटी का भी माइनस कर लो, 4 लाख माइनस 270 माइनस 36 और माइनस 36, तो ये मेरा बचेगा 58,000। तो आईजीएसटी 58,000 मेरा पेबल निकलेगा, बाकी सब मेरा नील निकलेगा। बन रहा है क्या कोई आंसर, ये देखो नील नील और 58,000। तो डी और बी एक बार चेक कर लो, 10th का डी और 11th का बी चेक हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स, इग्नोर द बाइफर्केशन, बाय एमआरएलटी लिमिटेड ऑन द टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अब ऐसे टाइम पे चेक करना, आपको पहला जो ऑप्शन है जुलाई का वो सब में अलग आ रहा है, 65, 130, अच्छा नहीं, दो में सेम है। ओके,
दो में सेम है। अब आप बी ऑप्शन एक बार चेक कर लो, अगर ये अलग अलग होता तो मेरा काम यहीं पे खत्म हो जाता, अगर ये अलग अलग होता तो मेरा काम यहीं पे खत्म हो जाता। बी में एक बार चेक करो, 62 500 125 नील और नील, ये भी कॉमन आ रहा है। 70 नहीं, एक दो हमें निकालनी पड़ेंगे। आई वॉज ट्राइंग कि अगर सब यूनिक होते तो हमारा जल्दी आंसर हो जाता, पर चलो कोई बात नहीं। जुलाई मंथ के लिए वी विल कैलकुलेट द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। आ जाओ देख लेते हैं। देखो जुलाई पीरियड का ये रहा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है 1,30,00,000, तो लगाओ 1,30,00,000 का 0.5% टीसीएस का 65,000, ये रहा एक ही है 65,000। हो गया हमारा काम आसान, ऑल दो सारे यूनिक नहीं थे बट काम आसान हो गया हमारा थोड़ा। 65,000, अब और कोई 65,000 है ही नहीं, सो बी कॉन्फिडेंट इन द पेपर। और बी और सी मत चेक करो, आपका आंसर मैच हो जाएगा। 12th का ए, 12th का ए। आगे आ जाओ, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ऑर्डर नंबर 435 534 एंड 987। अब 435 का दो कॉमन है, अच्छा दो दो कॉमन है तो निकालने पड़ेंगे अपने को। 435 निकाल लेते हैं और 534 निकाल लेते हैं। 435 और 534 ये अपन दो निकाल लेते हैं। सो दे आर आस्किंग फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 9। B2B है तो लोकेशन ऑफ एसिपिएंट, B2C है तो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी। तो 435 में अनरजिस्टर्ड है तो कहां पे एम्बार्क किया रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट आप चेक कर लो, बेंगलोर का आंसर आपको स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो डेटा देखो, डेटा बहुत सारा होता है, अभी रेफरेंस नंबर या ऐसा कुछ इन्होंने ऑर्डर नंबर, ये सब मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है एनालिसिस के लिए। So you pick whatever you require. I require in case of unregistered person, I require where the embarkation is happening. तो my starting city is Bangalore, तो मेरा आंसर बनेगा यहाँ पे बेंगलोर प्लेस ऑफ सप्लाई का। उसके बाद 534 में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड इन द स्टेट इन विच दे रिसाइड, क्योंकि इन्होंने स्टार मार्क किया था ना, तो कहां पे रिसाइड करते हैं, तो दिस विल बी द आंसर। रजिस्टर्ड है तो कहां पे रिसाइड करते हैं, वो मेरा आंसर बन जाएगा हैदराबाद। चाहे इन्होंने एम्बार्किंग किया चेन्नई में, वो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि B2B का केस है, मेरा आंसर बनेगा हैदराबाद। ठीक है, सो बैंगलोर एंड हैदराबाद का मेरा आंसर का ऑप्शन बनना चाहिए, बैंगलोर एंड हैदराबाद। और कोई आपका मैच होएगा नहीं, है चेन्नई है। तो 13 का आंसर क्या बनेगा आपका ए, 13 का आंसर बनेगा ए। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ऑर्डर नंबर 234 एंड 777, 234 एंड 777 हमें निकालना है, 234 एंड 777। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के केस में आपको देखना है, पेमेंट अगर एडवांस है तो एडवांस हो जाएगा। 5 जुलाई का ट्रैवल है और पेमेंट आ रहा है 3 जुलाई को, तो दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। इस केस में 22 जुलाई की जगह 20 जुलाई को आई एम गेटिंग माई पेमेंट, तो एडवांस का केस है सारा। तो 3rd और 20th वाला आंसर आप चूज कर लो, 3rd और 20th जुलाई वाला ऑप्शन। हाँ, तो ये तो फर्स्ट वाले में हो जाता मेरा काम 3rd जुलाई से, तो पेपर में आपको कॉन्फिडेंटली मार्क करना पड़ेगा। 14 का आंसर बनेगा सी, 14 का आंसर बनेगा सी। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई 13.2 लगाया हमने, नॉर्मल एफसीए। ओके, पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स सी क्या हुआ है भाई साहब इसमें। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर द कंपनी सेल्फ असेस इट्स सीजीएसटी लायबिलिटी 90,000 बट फेल टू मेक द पेमेंट। उसके बाद इन्होंने 74A के अंदर केस निकाला है और शो कॉज नोटिस इशू है 10 दिसंबर को। It deposited the tax along with the interest on 25 December and informed the department on the same day। क्या इसमें 60 डेज का बेनिफिट देना है? नहीं देना सर, पेनल्टी वेवर नहीं मिलेगा। अक्टूबर का पैसा 20 नवंबर को चला जाना चाहिए था। ठीक है, 20 नवंबर को आपका चला जाना चाहिए था, उसके आगे 30 डेज का डिले हो गया तो पेनल्टी पक्का है, प्रोवाइडेड द केस इज इन्वोक। एंड इन्वोक हुआ है, क्लियरली बोला है, इनिशिएटेड द पेनल प्रोसीडिंग्स, तो अब आपको कोई पेनल्टी वेवर नहीं मिलेगा। तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 9,000 और 10,000 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो आंसर बनेगा आपका 10,000 का, 10,000। ठीक है, दे आर आस्किंग फॉर सीजीएसटी ओनली, नहीं तो ऑप्शन 20 होता तो मुझे कंफ्यूजन होता, बट ऐसा नहीं है। तो 15 का आंसर आपका डी बनेगा। डन। चलो अब इसमें से बाकी के देख लेते कुछ है क्या पॉइंट्स। जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई अगर आप एक एसएससी डेवलपर को देते हो तो नॉन टैक्सेबल मतलब एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर आप उसको 0 रेट कर देते हो तो उसको 0 रेटेड मानना है। ठीक है, यहाँ पे उसको एग्जेम्प्ट मान के रूल 42 रिवर्सल आईटीसी कुछ भी नहीं करना। एक दो चीजें पे आओ, देखो ये एक बड़ा ही रीडिंग का पार्ट है। क्वेश्चन आपको ना यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के बारे में बता रहा है कि एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसने बिजनेस समिट एनालाइज एक ऑर्गेनाइज किया है। पियामा प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड द समिट, पेड स्पॉन्सरशिप फी, बहुत सारी आगे चीजें दी, लेकिन नीचे बोल रहा है मिस्टर अर्पित एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसका मैं आंसर निकाल रहा हूं,
He provided the services to the company in respect to his capacity of a director and the company paid 40,000 to him as a remuneration. तो पहली बात एनालिसिस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी एम्प्लॉय नहीं होगा, तो उसका हम आरसीएम का एनालिसिस करेंगे। एम्प्लॉय नहीं होगा मतलब सैलरी वगैरह ये नहीं होगा, नॉर्मल आरसीएम का एनालिसिस करना है। इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर है और यहाँ पे 40,000 बोला है। पेपर में गलती होती है, हम इसके बारे में एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं 180 के बारे में, नहीं 40,000 का एनालिसिस करना है। तो फोकस ऑन विच ट्रांजैक्शन दे आर आस्किंग यू, ठीक है। सप्लाई ऑफ रेलवे इक्विपमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पशन नहीं है। इनलैंड वाटरवेज आपको दिया होना चाहिए, इनलैंड वाटरवेज जनरल वर्ड मत यूज करना। तो रेलवे इक्विपमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, ठीक है। वो जो वेसल टूरिज्म वो पैसेंजर वाला है, तो ये आपको टैक्स करना है, प्लीज ये गलती मत करना है, बहुत बच्चे एग्जाम्पशन में डाल देते हैं। सर्विसेज ऑफ गेस्ट हाउस फॉर लॉजिंग पर्पस हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई यूनिट एकोमोडेशन, ये सुन के लगेगा ये क्या है, कुछ नहीं है, ये पहले टाइम पे एक एग्जाम्पशन हुआ करता था, अब कुछ नहीं है। तो डरना मत कि अरे ये कोई मैं भूल तो नहीं गया एंट्री, कुछ नहीं है। जब आपको यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, नो एंट्री फॉर एग्जाम्पशन, यू टैक्स इट एज यूजुअल। रॉ मटेरियल परचेज फॉर विच इनवॉइस इज मिसिंग बट डिलीवरी चलान इज अवेलेबल, डिलीवरी चलान के बेसिस पे आईटीसी नहीं ले सकते, यू नीड इनवॉइस, और इनवॉइस मिसिंग है, आईटीसी नहीं मिलेगा। Accountant of a job worker is of the opinion that since job worker is using his own material, the supply will be in the nature of supply of goods as well as services. No. Job worker schedule number 2 always a service. Circular ने क्लैरिफाई किया था खुद के गुड्स भी थोड़े बहुत यूज हो जाए तब भी सर्विस ही मानना है। एंड दिस शुड बी द ओपनिंग लाइन फॉर योर जॉब वर्क क्वेश्चन। कस्टम्स में बैगेज का जो सवाल है, जिसमें आपको याद होगा एनेक्जर 1 के कुछ लिमिट्स आप पढ़ के जाते हो, वाइन लीटर मोर देन 2 लीटर, फायर आर्म्स कार्ट्रिजेस मोर देन 50, सिगरेट मोर देन 100, सिगार 25, याद है ना ये सब। तब टोबैको 125 ग्राम। वो जो एक्सीडिंग पार्ट होता है ना, जैसे अब इस केस में फायर आर्म विद 100 कार्ट्रिजेस है, वैल्यू इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ कार्ट्रिज एट 500, तो मैं इसके अंदर जो 50 कार्ट्रिजेस दूंगा 50 इंटू 500, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब जैसे 50 को तो दे दिया, बचे हुए 50 का क्या, या सिगरेट्स में 100 दे दिया हमने जीएफए के अंदर अलाउंस, लेकिन 100 के ऊपर का क्या, उसके लिए नोट डालना नीचे, एंट्री 9803 एप्लीकेबल रेट 100%, वो नोट मत मिस करना, उसके भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। बस ये था मेरे साइड से। आई टुक 1 आवर, मैंने ट्राई किया जितने सही से टाइम से सारा कंसेप्चुअली हो सके इंपॉर्टेंट आपको एस्पेक्ट्स करवा दिए। आई होप इससे थोड़ा आपका बुरा मोरल जो है वो बूस्ट हुआ होगा, थोड़ा सा चीजें रिकैप हुई होंगी। एंड बस ये था मेरे लिए इस वीडियो के लिए, बाकी कुछ लगता है तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। डोंट वरी, बाय बाय, टेक केयर।